हेलो एवरीवन, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से इंदु आसेरी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास सिद्धांत की। कार्ल मार्क्स जो दास कैपिटल के प्रसिद्ध लेखक कहे गए हैं, जिनका नाम राजनीति शास्त्र हो, समाजशास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, यशस्वी व्यक्तियों के रूप में लिया जाता है। उन मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अनिवार्य विनाश की भविष्यवाणी की थी। मार्क्स ने आर्थिक विकास के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए। पहला, इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रदान करने के प्रसंग के रूप में। दूसरा, पूंजीवादी विकास की प्रेरक शक्तियों को विशिष्टता प्रदान करने के रूप में। तीसरा, उन्होंने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का वैकल्पिक मार्ग सुझाने के रूप में अपना योगदान दिया। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। उनके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है कि समस्त ऐतिहासिक घटनाएं समाज के भिन्न भिन्न वर्गों तथा ग्रुपों के बीच लगातार आर्थिक संघर्ष का परिणाम है। इस संघर्ष का प्रमुख कारण है उत्पादन की विधि तथा उत्पादन के संबंधों के बीच विरोध। उन्होंने कुछ अवयव जो है वो बताए, जो कि उत्पादन के संबंध और समाज के वर्ग ढांचे के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि विभाजन तथा सहकारिता की पद्धति में श्रम का संगठन, श्रम की कुशलताओं तथा स्वतंत्रता के विषय में सामाजिक प्रसंग में श्रम का दर्जा क्या है। भौगोलिक स्थिति और साधनों तथा पदार्थों के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी साधनों और प्रक्रियाओं तथा सामान्य रूप से विज्ञान की स्थिति के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज का वर्ग ढांचा संपत्तिवान तथा संपत्तिहीन वर्गों में बटा होता है। उत्पादन की विधि में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए समाज के विकास में एक ऐसी अवस्था आती है जब उत्पादन की शक्तियां समाज के वर्ग ढांचे से टकराती है। इसके बाद सामाजिक क्रांति का काल आता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष होता है। संघर्ष धनिकों और निर्धनों के बीच होगा, जो अंत में समस्त सामाजिक प्रणाली को नष्ट कर देता है। ये तो थी उनकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। अब हम बात करते हैं उन्होंने जो सरप्लस वैल्यू या अतिरेक मूल्य के बारे में बात की। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रयोग पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष के आर्थिक आधार के रूप में करते हैं और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर वह अपने आर्थिक विकास के विश्लेषण के ऊपरी ढांचे का निर्माण करते हैं। वर्ग संघर्ष केवल पूंजीपतियों के हाथ में अतिरिक्त मूल्य के संचय का परिणाम है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद 2 महान अग्रणियों में बट जाता है। पहला भाग है श्रमिक, जो अपनी श्रम शक्ति को बेचता है, और दूसरा भाग है पूंजीपति, जो उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। अब इसमें किसी भी वस्तु के मूल्य की भांति श्रम की मात्रा बिकती है। श्रम का जो मूल्य है वह श्रम की वह मात्रा है जितनी श्रम शक्ति के उत्पादन में लगती है।
श्रम शक्ति का मूल्य मजदूर को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्वाह के साधनों का मूल्य है, जो उसके उत्पादन के लिए आवश्यक घंटों द्वारा निर्धारित होता है। मार्क्स ये कहते हैं कि श्रम के निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कभी उस श्रम के उत्पादन के मूल्य के बराबर नहीं होता। यदि एक मजदूर 10 घंटे रोज काम करता है, परंतु उसे अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त वस्तुओं के उत्पादन में 6 घंटे का श्रम लगता है, तो उसे 6 घंटे के श्रम के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 4 घंटों के श्रम के मूल्य का अंतर शुद्ध लाभों, लगान, ब्याज के रूप में बट जाता है, अतिरेक मूल्य के रूप में चला जाता है वो। तो यह जो है अतिरेक मूल्य है। अब हम बात करें पूंजी संचय के बारे में। मार्क्स के अनुसार अतिरेक श्रम द्वारा ही पूंजी संचय होता है। श्रम केवल पूंजीपति के लाभों को बढ़ाता है। पूंजीपति का प्रमुख उद्देश्य अतिरेक मूल्य को बढ़ाना है, जिससे उसके लाभ बढ़ सके, और वह 3 प्रकार से अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। कैसे? पहला, अतिरेक श्रम के कार्यकारी घंटों को बढ़ाने के लिए कार्यकारी दिन को लंबा करके। दूसरा, मजदूरी के निर्वाह के उत्पादन के लिए अपेक्षित घंटों की संख्या को घटाकर। तीसरा, श्रम के त्वरण या श्रम की उत्पादकता को बढ़ाकर। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति इन तीनों तरीकों में से श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने का तरीका चुनता है, क्योंकि दूसरे जो दोनों तरीके हैं, कार्यकारी घंटों को बढ़ाने और मजदूरी घटाने के तरीके, उनकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। इसलिए श्रम की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पूंजीपति अतिरेक मूल्य की बचत करते हैं और पूंजी का बड़ा स्टॉक प्राप्त करने के लिए उसे पुनः निवेश करते हैं और इस प्रकार पूंजी संचय करते हैं। लाभ की उत्पत्ति को समझने और मजदूरी व लाभ के संबंध को हम चर्चा करने के लिए मार्क्स की स्थिर पूंजी और परिवर्तित पूंजी को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स ने 2 भागों में इसे बांटा, पूंजी को स्थिर पूंजी और परिवर्तित पूंजी। स्टॉकों या कच्चे माल या उपकरण में निवेश पूंजी को, जो श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है, मार्क्स स्थिर पूंजी बोलते हैं। मजदूरी या प्रत्यक्ष निर्वाह के रूप में श्रम शक्ति को खरीदने में लगी हुई जो पूंजी है, वह परिवर्तित पूंजी या वेरिएबल पूंजी या वी उसे कहा गया। अतिरिक्त मूल्य को एस के द्वारा बताया गया। तो इस प्रकार से वस्तु का कुल मूल्य जो है वो हो गया स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और अतिरेक, इन तीनों का योग C प्लस V प्लस S। मार्क्स ने यह कहा कि लाभ की एकमात्र अतिरेक मूल्य, लाभ जो है वो एकमात्र इस अतिरेक मूल्य पर निर्भर नहीं करता। यदि पूंजी की प्रांगारिक संरचना में परिवर्तन हो जाए तो लाभ की दर में परिवर्तन हो सकता है, भले ही अतिरेक मूल्य स्थिर रहे। लाभ की दर और पूंजी की प्रांगारिक संरचना का एक दूसरे के साथ इन्वर्स संबंध होता है, मतलब दोनों में विपरीत संबंध होता है। जब बड़े भारी उद्यमों में पूंजी का केंद्रीकरण होता है, पूंजीपतियों के बीच प्रतियोगिता होती है, उन्हें अपनी वस्तुएं सस्ती करनी पड़ती है, तब यह होता है कि श्रम की बचत करने वाली मशीनें लगाई जाती है, जिससे श्रम की उत्पादकता बढ़ती है। वे पूंजीपति जो श्रम के स्थान पर मशीनों को लगा नहीं पाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं और बड़े पूंजीपति उन छोटे जो उद्यमी हैं उनके उद्योगों को हथिया लेते हैं। पूंजी संचय और जो संकेंद्रण है, स्थिर पूंजी में वृद्धि
तथा परिवर्तित पूंजी में कमी लाते हैं। परिवर्तित जो पूंजी है उसकी तुलना में स्थिर पूंजी की तीव्र वृद्धि के कारण श्रम के लिए मांग में सापेक्ष कमी हो जाती है। मशीनों द्वारा श्रम का स्थान ले लेने की इस प्रक्रिया से जो औद्योगिक रक्षित सेना है वो उत्पन्न हो जाती है। मतलब श्रम जो है वो सरप्लस में चला जाता है, जो पूंजीवाद के विकास के साथ साथ बढ़ता जाता है। औद्योगिक रक्षित सेना जितनी अधिक बढ़ेगी, रोजगार पर लगे श्रमिकों की स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। पूंजीपति जो है वो असंतुष्ट और जो कष्टकर श्रमिक हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि उनके स्थान पर वो उस रक्षित सेना में से नए श्रमिक लगा लेते हैं। पूंजीपति मजदूरी को घटाकर भूखमरी के स्तर पर भी ले आते हैं। यह पूंजीवाद के अंतर्गत जनसाधारण की बढ़ती विपत्ति का नियम कहलाया गया। उसे जनसाधारण की बढ़ती विपत्ति का नियम कहा गया। लेकिन जब पूंजीपति श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का स्थानांतरण करते हैं तो उस समय क्या होगा? प्रौद्योगिकी प्रगति से पूंजी की प्रांगारिक संरचना बढ़ने लगती है, क्योंकि लाभों की दर का पूंजी की प्रांगारिक संरचना के साथ विपरीत संबंध है। इसलिए संचय के साथ लाभों की दर घटने लगती है। मार्क्स ने लाभों की घटती दर की इस प्रवृत्ति की व्याख्या जो है एक समीकरण के द्वारा दी है। समीकरण है R बराबर S बटा C प्लस V, या दूसरे शब्दों में इसे कहें तो S बटा V अपॉन 1 प्लस C अपॉन V। अब यहाँ R जो है वो लाभों की दर है, पूंजी की प्रांगारिक संरचना C अपॉन V है, उसके साथ बदलती रहती है। अतिरेक मूल्य S अपॉन V है, उसके साथ उसके संबंध को बताया गया है। इस प्रकार श्रम शोषण की उतनी ही कोटि के साथ अतिरेक मूल्य की उतनी ही दर अपने लाभों को घटती दर में प्रकट करती है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती है, श्रम के स्थान पर श्रम को स्थानापित किया जाता है, वैसे वैसे अतिरिक्त मूल्य की दी गई दर के द्वारा प्रदान की गई लाभों की दर घटती जाएगी। मतलब कि यदि सजीव श्रम की शोषण दर के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती तो लाभों की दर घटती जाएगी। अब हम बात करते हैं पूंजीवादी संकट की, कि जो मार्क्स है उन्होंने पूंजीवादी संकट को किस प्रकार से बताने का प्रयास किया। मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक पूंजीपति नई श्रम बचत तथा लागत घटाने की युक्तियों का प्रचलन करने में लगा रहता है। इसलिए कुल उत्पादन से श्रम का अनुपात कम होता जाता है, लाभों की दर घटती जाती है, उत्पादन करना जो है वो लाभदायक नहीं रह पाता किसी भी उत्पादक के लिए। जो जो मनुष्यों का स्थान मशीनें लेती है त्यों त्यों उपभोग भी कम हो जाता है और जो रक्षित सेना है वो बढ़ती जाती है। वस्तुओं के अति उत्पादन, मार्केट खोजने में अत्यधिक कठिनाई, कीमतों में कमी, उत्पादन की तीव्र कटौती के रूप में आर्थिक संकट जो है वो प्रकट होने लगता है। संकट के समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, श्रमिकों की मजदूरी और घटा दी जाती है, ऋण की सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, छोटे पूंजीपति तो मार्केट से बाहर ही हो जाते हैं। पर वो ये कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। जल्दी ही पुनः प्रवर्तन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कीमतों का निम्न स्तर, मजदूरी में कटौती, सट्टा संकटों की समाप्ति, पूंजी का नाश लाभों की दर को बढ़ाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए निवेश होते हैं। मार्क्स ने बताया है कि संकट हमेशा बड़े निवेशों का प्रारंभ बिंदु होता है। संकट की प्रत्येक अवधि में
अधिक शक्तिशाली जो पूंजीपति है वो कमजोर पूंजीपतियों के अधिकार को छीन लेता है। इसके साथ ही मजदूर वर्ग का आक्रोश बढ़ता जाता है और अंत में पूंजीवाद का अंत आ जाता है। पूंजीवादी संचय की ये जो ऐतिहासिक प्रवृत्ति है उसमें सामान्य नियम की व्याख्या करने में मार्क्स जो है उसने पूंजीवाद से समाजवादी समाज में क्रांतिकारी रूपांतरण की आवश्यकता और अनिवार्यता की व्याख्या को प्रदर्शित किया है। पूंजीवाद श्रमजीवी वर्ग की क्रांति लाता है। इसमें दरिद्रता खत्म हो जाती है, राज्य नष्ट हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप योगदान देता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है। पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद स्थापित हो जाता है। अब हम इस सिद्धांत के यदि गुणों के बारे में चर्चा करें तो आर्थिक विकास के सिद्धांत के संबंध रखने वाले कुछ साधन, इसमें अगर हम कहें कि आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंध रखने वाले कुछ साधन तब से ही आर्थिक विकास के सिद्धांत के अभिन्न अंग बने हैं जब से ये सिद्धांत आया है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी प्रगति, नव प्रवर्तन आर्थिक विकास के प्रमुख आधार इसमें बताए गए हैं। मार्क्स ने ये बताया है कि आर्थिक विकास जो है वो समतल मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, जबकि रुक रुक कर आर्थिक विकास होता है। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापार चक्र जो है वो अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अल्प उपभोग मंदी का प्रमुख कारण है। कुल उत्पादन अनुपात में बहुत कम या बहुत अधिक मजदूरी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस तरह से जो उन्होंने कुछ बातें बताई वो एक तरह से किन्स के लिए अग्रगामी पथ था। किन्स के लिए एक पथ तैयार किया उन्होंने। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की आलोचनाओं की। तो बहुत से अर्थशास्त्रियों ने मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचनाएं की है कि उन्होंने जो अतिरिक्त मूल्य बताया वो वास्तविक है, वास्तव में अतिरिक्त मूल्य नहीं होता है। कुछ लोगों ने मार्क्स की विचारधारा को ही झूठा कहा। उन्होंने ये कहा कि मार्क्स की विचारधारा का अनुकरण करने वाले आश्चर्यजनक रूप से जो है देश और अधिक गरीब होते गए, उनका विकास नहीं हो पाया। प्रौद्योगिकी प्रगति जो है वो रोजगार को बढ़ाने में सहायक होती है, रोजगार को घटाने में सहायक नहीं होती। रक्षित सेना जो है वो बढ़ती नहीं है, क्योंकि प्रौद्योगिकी प्रगति जो है उसका दीर्घकालीन इफेक्ट ये होता है कि कुल मांग बढ़ती है, आय बढ़ती है और रोजगार भी बढ़ता है। तो रक्षित सेना बढ़ती नहीं है, तो इस बात के लिए भी उनकी आलोचना की गई। लाभों के घटने की प्रवृत्ति की व्याख्या जो उन्होंने की वो भी सही नहीं कही गई। मार्क्स ने पूंजीवाद के लचीलेपन को नहीं समझा, इस बात के लिए भी उनकी जो है आलोचना की गई। उन्होंने जो चक्रीय सिद्धांत दिया वो सिद्धांत भी गलत है ऐसा कहा गया, जबकि मार्क्स जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चक्र को अपने विश्लेषणात्मक ढांचे का एक अभिन्न अंग माना। चाहे कुछ बिंदुओं पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है, लेकिन फिर भी मार्क्स का सिद्धांत अर्थशास्त्र में अपना महत्व और अस्तित्व रखता है।